What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये बात आप लोगों ने भी फील की होगी और आप लोगों ने किसी को देखा भी होगा इस तरीके की एक्टिविटी करते हुए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब अपने किसी काम को स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे सामने काफी कुछ सपने रहते हैं, हमारे जो दिल में जोश रहता है कि हम लोग ये काम को बड़े अच्छे से करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे चीजें बढ़ती हैं तो हम लोग और दूसरी चीजों में संलिप्त हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल टाइम टेबल बनाएंगे, किताब लेकर आएंगे, बिल्कुल एक स्टडी टेबल पर बैठेंगे, अपने सामने कैलेंडर लाकर रखेंगे, वहां पर घड़ी लाकर रखेंगे यानी कि अलार्म घंटा। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ना स्टार्ट होता है तो जो सीरियसनेस हमारी स्टार्टिंग में देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है। वो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे दूसरी चीजों में आप लोग इतने संलिप्त हो जाते हो कि जिसके लिए आप लोगों ने चीजें स्टार्ट की थी कहीं ना कहीं उसी को भूलने लग जाते हो। तो यही बेसिकली रीजन रहता है कि आप लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि कंडीशन ये बन जाती है कि आप लोग उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। पहले क्या होता था कि 24 घंटे आप लोगों के दिमाग में घूमता रहता था, जो भी आप लोग काम करना चाह रहे हैं कि आईएएस बनना है या फिर कोई एग्जाम सीजीएल का निकालना है, बैंक में जाना है, तो वो आप लोगों के माइंड में 24 घंटे आप लोग उसको रिकॉल करते रहते हो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं आप लोग उसको दिन में एक बार याद आ गया, पता चला 2 दिन में एक बार याद आ गया, 3 दिन में एक बार याद आ गया, तो याद ही नहीं कर रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक बार मॉर्निंग में कम से कम और एक बार इवनिंग में, यानी कि उठते ही और एक बार सोने से पहले आप लोगों को यह देखना है जब उठे तो आज का दिन हम लोग को अपने गोल के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, और जब सोने जाए क्या हम लोगों ने उसको उस तरीके से यूटिलाइज किया जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में डिसाइड किया था। तो ये 2 बार अगर आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया तो आप लोगों का जो माइंड है उस चीज पर फोकस करना फिर से स्टार्ट कर देगा और आप लोग अपने गोल को सीरियस लेना स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपने ड्रीम पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 चीजें इंप्लीमेंट कर देखिए, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा सोने से पहले 2 बार कम से कम अपने गोल को जरूर याद कीजिए। अगर दिन में भी 1-2 बार याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 2 टाइम तो आप लोगों को कभी नहीं भूलने हैं। ओके, इसी के साथ में कल आप लोगों का सपोर्ट देखकर दिल जो है वो बाग बाग हो गया। कल 1000 से भी ज्यादा शेयर किए गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, और सबसे ज्यादा जो शेयर किए गए हैं यहाँ पर 2 फैमिली मेंबर के द्वारा किए गए हैं, एक तो है प्रीति और दूसरी है नीसू। इनके द्वारा सबसे ज्यादा शेयर यहाँ पर किया गया है इस डिस्कशन को, और भी कई सारे मेंबर्स के द्वारा बहुत लार्ज स्केल पर अलग अलग ग्रुप में शेयर किया गया है, अलग अलग जगह कई जगह चीजें शेयर की गई हैं। इवन नैनो मैगजीन भी जो हमारी जो वीडियो आती है न्यूज एनालिस्ट वाली, वो भी लगभग जो शेयर की गई है 800-850 के करीब शेयर की गई है। तो ये रियली यार देखो, ये दिल खुश करने वाली चीज होती है। एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि ये टारगेट जो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, तो वही एक बेसिक पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग ये एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। और हमारा परिवार भी यहां पर 7 लाख का होने वाला है, जल्दी से इसको 1 मिलियन का करना है। मैं कई सारी चीजें सोच रहा हूं कि जैसे ही चीजें 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगी फिर कई सारी चीजें आप लोग की और भी स्टार्ट की जाएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि 1 मिलियन तक पहुंचाएं, ताकि और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें फिर यहां पर स्टार्ट की जा सके। एक अच्छा खासा परिवार रहेगा और लार्ज स्केल पर लोगों तक हम लोग चीजें पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगा। इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप लोग अपना खुद का भी रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ में जो पीछे आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो वो काफी जरूरी है, तो वो भी आप लोगों को लेकर चलना है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करते हैं तो जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर सौरभ वर्मा के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। यहां पर तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में पूछा गया था। तो 1 जुलाई जो है हम लोग जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 2017 से। यहां पर जो सब्ज्यूम किए गए थे ये इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम किए गए थे। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो। जैसे कि इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हो, पर लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग मार्केट से जाकर एक पेन खरीद कर लेकर आते हो तो पेन पर कुछ ना कुछ टैक्स होगा, कॉपी खरीद कर लेकर आते हो, बुक्स खरीद कर लेकर आते हो तो उन पर टैक्स लगा होता है। तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास में चला जाता है, वो आप लोग पे नहीं करते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो कौन सा टैक्स रिग्रेसिव है और कौन सा प्रोग्रेसिव है? अगर आप लोगों से ये पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो पहले बताइए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। नीचे आर लिखिए अगर रिग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव के बारे में आप लोग पी लिखिए, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है या फिर प्रोग्रेसिव है। तो आप लोग नीचे अपना क्वेश्चन आंसर लिखिए, उसके बाद में देखिएगा मैं आप लोगों के आंसर बताता हूं। और पास्ट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जैसे आप लोग अगर एक पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, आप लोग पेन खरीद रहे हैं, कोई रिक्शा वाला पेन खरीद रहा है, इसी के साथ में मोदी साहब पेन खरीद रहे हैं, इसी के साथ में अंबानी साहब पेन खरीद रहे हैं, तो वो पेन की कीमत अगर यहां पर 15 रुपए है तो 15 रुपए ही रहेगी हर एक पर्सन के लिए। तो चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो यहां पर ये एक तरीका रिग्रेसिव टैक्स हो गया, यानी कि अमीर और गरीब दोनों पर इक्वल लगता है। पर लेकिन अगर आप लोग प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, गरीब पर कम लगेगा, अमीर पर ज्यादा लगेगा, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो ये यहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में आता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम जो अच्छी कंट्री है
जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा देखने को मिलेगा, लोग खुश रहते हैं, सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। वहां पर ना जो आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम होता है, क्योंकि जो अमीरों पर ज्यादा लगता है और गरीबों पर कम लगता है, तो इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्लेब आप लोगों को 0.5%, 12%, 18% और 28% देखने को मिलेगी, जो कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जीएसटी के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर पेट्रोल, जो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहल ड्रिंक्स और इसी के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी यहाँ पर इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नरेगा के बारे में पूछा गया था। नरेगा 2005 में आया था, इसको फिर जब एमजी इसके सामने महात्मा गांधी जोड़ा गया तो 2009 में जोड़ा गया था। पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा 1991 में, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर चीजों को इनिशिएट किया गया था, नरेगा जैसी स्कीम को, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में याद रखेगा। रियली यार आप लोगों ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से यार अपनी चीजों को थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर कीजिए, और लेक्चर अगर पसंद आता है तो उसको जरूर आप लोग शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं आता तो शेयर नहीं करना है, फिर आप लोगों को फीडबैक बताना है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर रह गई है। आप लोगों के सामने बेतवा रिवर जाकर देखिएगा मैप में कहां पर लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं 1,23,76,423 केस ऑल ओवर वर्ल्ड में अब तक आ चुके हैं। 5,56,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। 71 लाख केस ऐसे हैं, 71,81,000 केस जो आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग रिकवर कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है 32 लाख केस के साथ में, 1,35,000 डेथ के साथ में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 17 लाख केस के साथ में, और इसी के साथ में 69,000 जो यहां पर लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इंडिया यहां पर ये चल रहा है 7,94,000 केस के साथ में, और 21,000 लोगों की जान जा चुकी है। कल जो केस आए ये 25,790 के करीब केस देखने को मिले, ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। 19,000 रिकवर हुए, और लगभग यहां पर जो आप लोग देखते हैं ये 479 जो लोग हैं ये यहां पर इनकी जान चलेगी। महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र में 6,500 से भी ऊपर केस आए कल। तमिलनाडु में यहां पर लगभग 4,000 के करीब केस, और दिल्ली में 2100 के केस आप लोगों को देखने को मिले, जो कि 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो ये एक मोटा मोटा एनालिसिस है जिसके बारे में आइडिया रखेगा। आइए अब आज के आर्टिकल्स देखते हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और भी कई सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती हैं, जो न्यूज वगैरह है आप लोगों के लिए जो कि इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी वहां पर आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। WHO से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा, उसके बारे में आर्टिकल है, डिटेल में जानेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में आर्टिकल लिखा गया, काफी इंटरेस्टिंग है, कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, और आप लोग एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जब भी आप लोगों के एरिया में इलेक्शन होंगे। यूएसए के वीजा से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, कई तरीके के यूएसए के वीजा होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी यहां पर कई सारे ऐप हमारी कंट्री में बैन किए गए हैं, 59 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा एंगल में आप लोगों को यहां पर यह भी बता के चलूंगा, हमारी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर फेसबुक और व्हाट्सएप और भी कई सारे ऐसे ऐप खुद बैन कर दिए हैं, ताकि यहां पर हमारी कंट्री में जो डिफेंस फोर्सेज है जो भी एक्टिविटी देखने को मिलती है वो जनता तक न पहुंचे। यानी कि जैसे चाइनीज के साथ में जो भी झड़प हो रही थी वहां पर LAC के बॉर्डर पे ऊपर, तो उससे कई सारे लोगों के पास में वो वीडियोस पहुंच गई, इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो CBSE के बारे में बात की जा रही है, जो एग्जाम है आने वाला पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस की बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में देखिए क्या है, अभी जो है आप लोग जैसे यूपीएससी का एग्जाम देखिए होने वाला था मई के महीने में, पर लेकिन पहुंच गया 4 अक्टूबर को। तो आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा अब उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को कम टाइम मिलेगा, यानी कि जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ कम टाइम देखने को मिलेगा। रीजन क्या होगा यहाँ पर? रीजन ये होगा कि यहाँ पर देखिए जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आगे हो सकता है कि उसको सितंबर में लाया जाए, तो इधर से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, या फिर अगस्त में हो सकता है पेपर नेक्स्ट ईयर का जो होगा। अगर नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर जो है उसमें आप लोग डेफिनेटली कम टाइम देखने को मिल सकता है, यानी कि चांसेस है बाकी जब कैलेंडर तैयार होगा तो उसके टाइम पर आप लोगों को पता चलेगा। पर लेकिन इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, जो भी आप लोगों को बुक्स वगैरह पढ़नी है अपनी एनसीईआरटीज वगैरह जो आप लोग कवर कर रहे हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि अगर आप लोगों को यहां पर टाइम के बारे में कोई किल्लत न देखने को मिले। तो अभी टाइम है 2020-2021 की जो तैयारी कर रहे हैं, 2020 के एग्जाम के लिए भी आप लोग जरूर प्रिपरेशन कीजिए थोड़ी सी, क्योंकि एक तरीके से आप लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेकर चलिए। एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन उस जोन में अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगले साल आप लोगों को उस जोन में आना ही आना है, ठीक है। ये कार्टून है और फ्राइडे को यहां पर नोट आता है, ये जो भी जर्नलिस्ट होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप लोगों को पता है अक्टूबर के महीने में बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी के चलते बात की जा रही है नीतीश कुमार जी जो है ये फिर से बीजेपी के सर पर बैठे हुए हैं, यानी कि फिर से इनकी नैया पार होकर बीजेपी के सर पर बैठकर ये यहां पर कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं। पर लेकिन रास्ता जो है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है, तो देखते हैं कि क्या वहां तक
चीजें पहुंच पाती हैं या फिर कोई नया एंगल अभी देखने को मिलता है तो वो आगे देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक लीडर नॉर्मली देखने को मिलते हैं नीतीश कुमार साहब। ये अपनी आइडियोलॉजी भूल जाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर मिल जाते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है, तो ये बेसिकली इनको बस चेयर चाहिए। ये भी यहां पर कई बार बताया जाता है कई सारे आर्टिकल्स में, तो ये है इसके बारे में आर्टिकल। तो आर्टिकल नहीं मतलब कार्टून, आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, यहां पर नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको यहां पर डिटेल में देखते हैं। तो जो आर्टिकल है यहां पर ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर चलूंगा जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के ऊपर चलती हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे अजय देवगन की मूवी देखी होगी आप लोगों ने, भगत सिंह वाली, मतलब देखते देखते यहां पर आंसू आ जाते हैं। मुझे वो डायलॉग हमेशा याद आता है, वो नहीं होता जब जेल में रहते हैं और उनका एक जो साथी है वो मुखबिर बन जाता है वहां पर, तो जब उसको बोला जाता है यहां पर कि मैंने तुझे अपने हाथों की रोटी तक खिलाई है और तूने ये काम कर दिया, तो वो सारी चीजें कहने का मतलब ये कि अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने देश को आजाद कराया। फिर हमारी कंट्री आजाद हो गई, 1947 से हम लोग आगे बढ़े, फिर हमारा संविधान आ गया आगे चलकर, और फिर हमारी कंट्री में इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए। तो जब हमारी कंट्री में पहली बार इलेक्शन हुए तो जो पॉलिटिशियन थे उनको हम लोगों ने भगवान की तरीके से देखा। ऐसा लग रहा था कि गॉड है हमारे सामने। जिस तरीके का माहौल बना था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बाद में हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट वहां पर देखने को मिल रही थी, और वो गवर्नमेंट जिसके लिए हम लोगों ने काफी एक तरीके से अपनी जान की बाजी लगाई, अपना संविधान बनाया, एक पूरा पैटर्न के थ्रू हम लोग को वो सारी चीजें देखने को मिली। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर यहां पर जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर गंदगी घुसना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब कोई पॉलिटिशियन बन जाता है तो मनी और पावर दोनों एक साथ मिल जाती हैं, और जहां पर मनी और पावर आ जाती है वहां पर आप लोगों को मनी और पावर आ जाती है, वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये, जिस इंसान के हाथ में मनी और पावर दोनों आ जाती है, अगर उस इंसान की बुद्धि जो है वो ठिकाने पर नहीं है तो फिर ये समझिए वो इंसान कुछ ना कुछ घपला जरूर करेगा। तो वो कंडीशन फिर यहां पर देखने को मिल गई। तो स्टार्टिंग में तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे जैसे जो यहां पर ऐसे थे जो गुंडे टाइप के लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो किसी न किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट किया करते थे, पीछे से बैकग्राउंड से सपोर्ट आती थी निकलकर पॉलिटिशियन के लिए। और पॉलिटिशियन को जब भी यहां पर कोई बूथ कैप्चरिंग करवानी होती थी, किसी को डराना होता था, किसी का मर्डर करवाना होता था, कहीं दंगे करवाने होते थे, तो वो हमेशा ये जो बाहुबली टाइप का कोई गुंडा हुआ करता था उसका यूज किया करता था। पर लेकिन यहां पर ये जो बाहुबली है इसकी भी बुद्धि खुलना स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा इसके जो माइंड है उसमें उसके भी चक्षु खुले यहां पर। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार क्यों मैं इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रहा हूं, क्यों ना इसको लात मारकर बाहर भगाऊं और मैं खुद ही इस चेयर पर जाकर बैठ जाऊं। तो यहां पर ऐसा हुआ कि जो ये गुंडे हुआ करते थे फिर इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट से यहां पर ये पॉलिटिशियन बना करते थे। तो अब इनको पिक्चर में से हटाओ, क्यों ना अपने आप ही आप लोग पॉलिटिशियन बन जाओ, तो मनी भी रहेगी, पावर भी रहेगी, और किसी की खुशामद भी नहीं करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, ये जेल में चले जाते तो इनको छुटा देते थे, तो वो कंडीशन देखने को मिलती थी। फिर यहां से जो दौर हो गया, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स का आप लोग दौर देखने को मिलेगा। यानी कि इतने सारे क्रिमिनल पॉलिटिक्स में घुसते चले गए कि आज की डेट का अगर आंकड़ा देखेंगे तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, जब से हम लोग भगवान मांगते थे और आज के डेट में इनको शैतान मानते हैं, तो उसका पैटर्न क्या देखने को मिला वो यहां पर आप लोगों के सामने है। क्योंकि लालच जब कहीं पर घुस जाता है तो फिर कंडीशन ऐसी ही देखने को मिलती है। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप लोग नजर डालेंगे तो चीजें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या क्या बातें की जा रही है। पहले आप लोग यहां पर ये देखिए, अभी यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को 2004 के बारे में बात बताऊं, 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको आप लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं, जो संसद यानी कि पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं, तो ये 24% के करीब 2004 में जो ये लोग थे, ये यहां पर इनके खिलाफ कोई ना कोई पेंडिंग केस रहता था, क्रिमिनल चार्ज आप लोगों को देखने को मिलते थे। 2009 में जब आगे चली चीजें यहां पर, तो फिर ये बढ़कर 30% के करीब हो गए, 6% और बढ़ गए। फिर 2014 में जब चीजें पहुंची तो ये बढ़कर 34% हो गए, यानी कि 4% और बढ़ गए। 2019 में तो यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया, सीधा यहां पर 34 से 43 हो गए, यानी कि 3 इधर पहुंच गया और 4 इधर पहुंच गया। यानी कि बिल्कुल यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि इतना लार्ज स्केल पर, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग 50% लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, उनके खुद के ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। तो यहां से ये समझ में आता है कि जो गुंडे हैं वो एक तरीके से वो यहां पर कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर यहां पर पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुके हैं आज के डेट में, जो किसी न किसी का मर्डर करे हुए हैं, किसी न किसी का रेप किए हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहा है। तो ये डेटा बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो यहां पर रीजन क्या है, रीजन ये सबसे पहले तो जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन है वो जागरूक नहीं है, वो चीजों को ढंग से लेकर नहीं चलते हैं, सीरियस लेकर नहीं चलते हैं, अपनी कास्ट वाले को वोट देंगे, अपने रीजन वाले को वोट देंगे,
अपने एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जिसको वो एक तरीके से जानते मानते हैं, भले वो कितना ही गंदा क्यों ना हो। पर लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीजों को ऐसे देखने लगे कि नहीं, एक ऐसे इंसान को वोट देना है जो सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाकर आएगा, पर लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। दुनिया भर के कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, पर फिर भी कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि यहां पर 43% के करीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हुए आज के दिन में। 2014 में जब यहां पर गवर्नमेंट आई तो यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा बोला गया कि वो इसको क्लियर कर देंगे आते ही, पर लेकिन यहां पर क्लियर नहीं हुए, ये और ज्यादा बढ़ गए। तो यहां से कहने का मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे कैंडिडेट को वोट देती है जिसका दबदबा उस एरिया में रहता है, चाहे डर हो, उसका खौफ हो या फिर कोई और कंडीशन हो, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसकी सबसे बुरी बात क्या है यहां पर, यह सबसे बुरी बात है यहां पर जनता ऐसे कैंडिडेट को यहां पर वोट भी दे रही है, तो वो सारी जो एक तरीके से जो करक रहा है उसके ऊपर पानी फेर देती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी फरवरी के महीने में 2020 में जब कोविड-19 नहीं फैल रहा था हमारी कंट्री में, तो तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट निकल कर आया जिसमें बोला गया कि यहां पर हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और वो इंप्लीमेंट अभी किया जाएगा बिहार इलेक्शन में, जब बिहार इलेक्शन अक्टूबर 2020 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कंडीशन क्या थी, कोर्ट के द्वारा यह बोला गया अगर किसी इंडिविजुअल को आप लोग यहां पर टिकट दे रहे हैं और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, तो आप लोगों को यहां पर यह बताना पड़ेगा कि उसको टिकट क्यों दिया और इस कैसे कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को पर बताना पड़ेगा, और अगर पॉलिटिकल पार्टी फेल हो गई यहां पर इन चीजों को इंप्लीमेंट करने में, तो इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो एक काफी बड़ी बात यहां पर बोल दी गई कोर्ट के द्वारा। तो क्या क्या चीजें थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अब ईच कैंडिडेट को जो भी अपना फॉर्म वगैरह यहां पर सबमिट करेगा, एफिडेविट वगैरह, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबमिट करेगा तो उसने यहां पर एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें फाइनेंशियल डिटेल रहेगी, यानी कि कितना पैसा उसके पास में है, और क्रिमिनल चार्ज का यहां पर डिटेल उसको लोगों को देनी पड़ेगी। इसी के साथ में जो ईच कैंडिडेट सेल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, उसको पॉलिटिकल पार्टी को राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट उसके कितने हैं। पहले क्या होता था, यहां पर लिख दिया बस छट्टी, यहां पर पहले यहां पर मेंशन कर दिया, पर लेकिन अलग से यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन करना पड़ेगा उस कैंडिडेट को कि यहां पर इसके ऊपर इतने इतने चार्जेस चल रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहां पर बनी हुई है। इसी के साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी जितनी भी वेबसाइट है, सोशल मीडिया हैंडल है, यानी कि कोई वेबसाइट चल रही है, फेसबुक के पेज है, इंस्टाग्राम के पेज है, उसको हर जगह और लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करनी पड़ेगी ऐसे कैंडिडेट्स की डिटेल कि हाँ भैया ये हमारा कैंडिडेट है, इसके ऊपर ये पॉलिटिकल चार्ज, इसके ऊपर ये केस चल रहे हैं, ये इसने यहां पर रेप कर रखे हैं, इसने इसका मर्डर कर रखा है, और उसको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। लोकल न्यूज़पेपर में क्यों बोला गया नॉर्मली, वो इसलिए बोला गया क्योंकि उस एरिया का कैंडिडेट है तो लोकल लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है, अब यहां पर तमिलनाडु का कैंडिडेट तो उसके लिए वोट डालने आएगा नहीं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को वहां पर पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बंदा कैसा है, तो उसके ऊपर ये कंडीशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसका बेसिक पर्पज यही था जिसके चलते यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। पर लेकिन ये चीजें कोर्ट के द्वारा की गई, कोर्ट ने सारा अपना काम किया, पर लेकिन हम लोग कितने रेस्पॉन्सिबल है वो समझना पड़ेगा। कोविड-19 आउटब्रेक चल रहा है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है हमारी कंट्री में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शटडाउन हो चुकी है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आज तक का सबसे हाईएस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और रही सही कसर पड़ोस में चाइना ने पूरी कर दी है। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग देखिए क्रिमिनल जैसा वायरस हमारी पॉलिटिक्स में घुसता है, जो कि यहां पर देश को संभालने की बात की जाती है, तो कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाती है और ज्यादा डिटेरियोरेटेड यहां पर हो जाती है। क्योंकि जो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कई बार मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी कोई ए है उससे वो जीत कर आए, ठीक है, इससे यहां पर जीत कर आए, पर लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए कोई बी है, वो क्या करेगी, उसको पैसा देकर खरीद लेगी और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में ये धोखा है जनता के साथ में, और एक तरीके से जो इलेक्शन हो चुके हैं उसका मजाक उड़ाना हो गया यहां पर कि लड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के एक तरीके से टिकट पर आए और दूसरी को ज्वाइन कर ले यहां पर क्योंकि उसने उसको पैसे दिए। यही कंडीशन अभी कई सारे राज्य में हमारी कंट्री में देखने को मिली जब सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आई। इसी के साथ में जो रही सही कसर और पूरी कर दी है वो कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ने। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप लोग समझिए, क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकता है, तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारी कंट्री के सिटीजन या फिर कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है, कहां से, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पर खरीदे जा सकते हैं। ये जो होंगे जिसको पे कर दिए जाएंगे ये उसी का बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से यहां पर यह बात की जा रही है कि अगर मैंने एक बॉन्ड खरीदा और यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो ये इसका हो जाएगा, उससे मेरा जो टैग है वो खत्म हो गया। एक तरीका टोकन आप लोग बोल सकते हैं। कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं लग रहा है। इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जब यहां पर हमारी कंट्री में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई तब इंट्रोड्यूस किया गया। कौन कौन से डिनोमिनेशन में है ये बॉन्ड, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ आप लोग पे कर सकते हैं। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बीच में आप लोग ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। जो आप लोग का जो अकाउंट होना चाहिए वो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर से कनेक्ट होना चाहिए और वैलिड रहेगा ओनली 15 डेज। जिस
दिन आप लोगों ने खरीदा तो 15 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को ये प्रोवाइड कराना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये परचेज कर सकते हैं फॉर 10 डेज इन द बिगिनिंग, ये यहाँ पर ऑफ द क्वार्टर, इसी के साथ में जैसे कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है। तो जो भी क्वार्टर स्टार्ट होता है उसके 10 डेज के अंदर अंदर आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी कंट्री में यहाँ पर जो सेक्शन 29A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत आप लोग यहाँ पर इलेक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा जो कि यहां पर 1% वोट उन्होंने, जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुआ है, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट का, चाहे वो सेंटर का इलेक्शन हो, उसमें अगर 1% वोट उनको मिला तो उन्हीं को यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेंगे, उससे अलावा दूसरों के इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। सबसे बुरी कंडीशन क्या है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड की, अगर आप लोगों ने एक पर्टिकुलर बैंक की जो ब्रांच है कहीं पर यहां पर ए एरिया में, यानी कि कोई दिल्ली में है, यहां से आप लोगों ने खरीदा और पे कर दिया इसको पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर कांग्रेस को, या फिर बीजेपी को, या फिर आम आदमी पार्टी को, तो यहां पर जिस ब्रांच का यह है उसका पता नहीं चलेगा, और जिस ब्रांच में जाकर यहां पर पॉलिटिकल पार्टी को पे किया जा रहा है उसका पता नहीं चलेगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर ये चेक करना कि कहां से ये बॉन्ड निकल कर आया है वो आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है पर्सन की प्राइवेसी है यहां पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में कोई भी पर्सन किसको पैसा ज्यादा देगा, वो देगा जो पावर में गवर्नमेंट है एक तरीके से, क्योंकि वहीं से उसको फायदा निकलेगा। तो इस तरीके से इसका मिसयूज भी कई बार होता हुआ नजर आता है। तो इसी के ऊपर कई बार बातें की जाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को इसके बारे में कंप्लीटली क्लैरिटी रखनी चाहिए कि क्या क्या चीजें यहां पर पर्दे के पीछे चल रही है, ठीक है। सेवरल जजमेंट आ चुके हैं अब तक अगर कोर्ट की बात करें हमारी कंट्री में, पर लेकिन अब तक अगर आप लोग देखिए ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारा डेटा शो यहां पर करते हैं, पर लेकिन अब तक देख सकते हैं आप लोग लैक ऑफ इन्फोर्समेंट यहां पर देखने को मिला। जो भी लॉज है या फिर जो भी जजमेंट है उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जब अब तक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो आगे इसकी क्या गारंटी है कि ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा और चीजें जो है वो नॉर्मल रहने वाली है। तो उसी के बारे में यहां पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो यहां पर एक तरीके से जो गिल्टी पर्सन है उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाती है। दूसरा, जो टॉप पॉलिटिकल लीडर है जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो यहां पर पाया जाता है तो फिर उसका क्या किया जाए, ठीक है। तो उसको कौन यहां पर पकड़ेगा, तो इसका कुछ नहीं पता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर यहां पर इलेक्शन जो होते हैं क्या वो भी साइड में रखे जा सकते हैं अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, या फिर कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जो कि चेंज ला सकता है। तो ये सारे मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि जो कि यहां पर लॉ बनाने वाला भी चोर है और उसको इंप्लीमेंट करने वाला भी चोर है, तो फिर कहां से रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहां पर 44% के करीब जो यहां पर आज के में हमारी 43% के करीब जो यहां पर 2019 में देखें तो क्रिमिनल जो केस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में मैंने बात की। अब आप लोग समझ सकते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो भी आप लोग जो विधायक हैं लोकल एरिया के, उनकी तो पता नहीं कोई ऐसी आप लोग काउंट ही नहीं होगा कि दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से समझ में आता है कि क्या सिचुएशन चल रही है ग्राउंड लेवल पर। जब तक इसके हाथ में, जब तक हमारी कंट्री के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं दी जाएगी इसको रिलेटेड, अगर किसी के पास पे क्रिमिनल चार्ज चल रहे हैं तो उस कैंडिडेट को साइड में उठाकर फेंको जब तक वो क्लीन एंड क्लियर नहीं हो जाता है। क्या और कैंडिडेट नहीं है हमारी कंट्री में जिसको टिकट दिया जाए? क्या क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े हुए उसी को यहां पर ये तरीके से वो देना है? और फिर बोला गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी है ताकि जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जा सके। आज तक वो कोर्ट भी नहीं बने। क्यों? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी तो बहुत सारे लोग जो है बिहाइंड द बार यानी कि सलाखों के पीछे मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो ये अलग से टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं एक सरफिरे इंसान के बारे में जिनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की बात की गई थी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। फंडिंग भी रोकी गई थी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पर जब कोरोना वायरस डिजीज का प्रकोप चल रहा था, तो इनके द्वारा फंडिंग रोकने की बात की गई थी। अभी यहां पर अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसी के चलते थोड़ा सा डब्ल्यूएचओ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं जिससे आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रख सके, कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की, तो कोई भी बातें होगी तो यूएन के पास में जाया जाएगा, फिर डब्ल्यूएचओ के लिए यहां पर डिसीजन लिया जाएगा। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका पार्ट है यहां पर। स्विस का स्विट्जरलैंड जेनेवा में हेडक्वार्टर है। 6 रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल को इसको यहां पर स्टैब्लिश किया गया था और वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो भी 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत यहां पर की जाती है। अफ्रीका के अंदर कोंगो में, यूरोप के अंदर डेनमार्क में, इसी के साथ में यहां पर साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इजिप्ट में, वेस्टर्न पैसिफिक फिलीपीन में और अमेरिका में है यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। तो ये टोटल मिलाकर आप लोग इसके 6 रीजनल ऑफिस और उनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। तो हमारी कंट्री में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप एक बच्चा बोला है सर ये कई बार सुन चुके हैं, तो देखिए अगर कई बार सुन चुके हैं तो इसका मतलब ये कि अब आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। कई सारे न्यू मेंबर होते हैं जिनसे भी यहां पर आप लोगों को एक तरीके से उनके लिए भी कुछ चीजें होती हैं, और अगर आप लोग लंबे समय तक सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है तो ऐसा किया कीजिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे पोस्टपोन एक तरीके से आगे थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए एक तरीके चीजों को, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें आप लोगों ने सुन रखी है। आप लोगों के हाथ में यार बटन है, जब चाहे आप लोग उसको वीडियो को आगे कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई सारे न्यू मेंबर रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं अगर न्यू मेंबर है तो आप लोग जरूर लिखा कीजिए कि हम लोग न्यू मेंबर हैं, और प्रेजेंट लिखा कीजिए जिससे ये पता चलता रहे जो ओल्ड मेंबर है वो डेली आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, वो प्रेजेंट लिख दिया कीजिए। न्यू मेंबर न्यू और प्रेजेंट लिख सकते हैं, ओल्ड मेंबर जो भी आ रहे हैं, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि किस तरीके से रेगुलरिटी आप लोगों की बनी हुई है। उसी के बेस पर वीडियो के अंदर भी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यहां पर इसकी फंडिंग के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, अगर बात करें जो वॉलंटरी यानी कि अपने आप फंडिंग की जाती है, कोई यहां पर बोलता नहीं है फंडिंग करनी है या फिर नहीं करनी है, तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, ये यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। यहां पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी कि बिल गेट्स साहब और उनकी वाइफ की जो फाउंडेशन है ये भी यहां पर काफी बड़ा पे करती है, और यहां पर ये हो गया फिर यूके। तो ये वॉलंटरी एक तरीके से फंडिंग है, ऐसा नहीं है कि यहां पर इनको बोला जाता है कि आप लोगों को पैसा पे करना है, अपनी मर्जी से यहां पर पे करते हैं जो मेंबर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अलग से भी यहां पर पैसा आता है जैसे कि यूएन, और इसी के साथ में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहां पर पे करती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो भी और भी इसके अलावा यहां पर चीजें यानी कि अलग अलग एरिया में यहां पर आप लोगों को पैसा देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग पैटर्न से यहां पर, ठीक है। तो यहां पर फाउंडेशन जो हो गए, इसी के साथ में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये सप्लाई सर्विस फंड हो गए, इंटरेस्ट इनकम हो गई जो इसका इंटरेस्ट आता है, लोकल गवर्नमेंट सिटीज इंस्टीट्यूशन हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, तो अलग अलग जगह से फंडिंग आती है, पर फिर भी यूएसए से सबसे ज्यादा फंडिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। नोवल कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस कहां पर है, यूएसए के अंदर है, लगभग 28 लाख के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर 0.13 मिलियन के करीब लोगों की जान जा चुकी है। इस डेटा को समझने के लिए आप लोग यहां पर ये देखिए यूएसए के बारे में टोटल मिलाकर ये थोड़ा पुराना डेटा है, 32 लाख केस हो चुके हैं, और यहां पर 1,35,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो वो डेटा पुराना है क्योंकि आर्टिकल जो है ना थोड़ा पहले लिखा जाता है कई बार, तो इसलिए यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर 2.8 मिलियन बोला गया जबकि 32 लाख केस यहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया है कि यूएन के अंदर में कि वो उनकी इंटेंशन है विड्रॉ करने की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। यूएन के अंदर क्यों बोला है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, तो इसलिए यूएन के पास ही जाएंगे ना कि हम लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, तो यहां पर ये बातें हैं। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में तो 29 मई जब मैंने ये वीडियो भी आप लोगों की बनाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो फंडिंग यहां पर रोक रहे हैं, तो उस टाइम पर यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये फंडिंग यहां पर इनके द्वारा रोकी गई कि किस तरीके से हम लोग फंडिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। क्यों, क्योंकि चाइना सेंट्रिक पॉलिसी यहां पर लेकर चल रहे हैं। चाइना कई बार यहां पर गलत हो चुके हैं, पर लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं अपना खुद का जो कुशासन है उनका, जो एक तरीके से मिसमैनेजमेंट उनका देखने को मिला। हम अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं होने देंगे, हम कहीं पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, वो इनकी कंडीशन चली जिसके चलते आज के डेट में सबसे ज्यादा केस यूएसए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी गलती का ठेकरा जो है वो यहां पर डब्ल्यूएचओ के और चाइना के सर फोड़ना चाहता है, जो कि सही तरीका यहां पर नहीं है। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो देखिए इनके द्वारा बोला गया 30 दिन का टाइम दिया गया 18 मई को कि 30 दिन का टाइम देते हैं कि आप लोग इसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा, और चाइना से भी चीजें यहां पर एक तरीके से जैसे रेस्पॉन्स होना चाहिए था वो, और जो मिसलीडिंग क्लेम्स यहां पर किए जा रहे हैं बार बार रिपीटेडली, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को चेंज लाना पड़ेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया 30 दिन का कि 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को चीजों को चेंज करना है, पर लेकिन वहां पर कोई ऐसा चेंज देखने को ज्यादा मिला नहीं। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो गुस्सा हो गए, उनके द्वारा बोला गया मैं बाहर निकल रहा हूं, पर लेकिन बाहर निकलना क्या इतना आसान होगा, तो वो देखना होगा। यहां पर अभी कांग्रेस के द्वारा भी अप्रूवल लेना है, जो कि अभी यहां पर अप्रूवल नहीं मिला है, जबकि कांग्रेस जो है वो यहां से बाहर निकलना चाहती नहीं है। इसी के साथ में जो डेमोक्रेट्स है उनके जो यहां पर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है जो बाइडेन, उनके द्वारा बोला गया कि अगर वो इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है उसको वो उल्टा कर देंगे, यानी कि हटा देंगे, यानी कि रिवोक कर देंगे। कांग्रेस जो है वहां पर भी ऑलरेडी प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि यहां पर अकेडमिया है और इसी के साथ में जो मेडिकल एसोसिएशन है वो बोल रही है सही तरीका नहीं है, यूएसए यहां से बाहर निकलता है तो ये इसमें यूएसए को भी नुकसान होगा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों को, यानी कि इसमें दोनों का नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लॉस होगा टेक्निकल एक्सपर्टीज का, दोनों को ही नुकसान होगा। कुछ तो एक्सपर्टीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में भी है, कुछ यहां पर यूएसए की है, तो यहां पर ये नहीं जाएंगे तो इनको भी लॉस होंगे। यहां पर इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। लगभग डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से माने तो 450 मिलियन ये फंडिंग यहां पर प्रोवाइड कराते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो इस तरीके से यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि ये वाली फंडिंग भी जो है यहां पर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि इसको काफी हद तक रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, तो वो एक अलग बात है यहां पर। तो इस तरीके से जो पेंडेमिक है उसने ये तो क्लियर दिखा दिया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक फैल गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल था, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो यहां पर नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से चीजें बढ़ती नजर
आई। 2005 में अगर बात करें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से ये बात बोली गई थी कि अगर कोई भी ऐसी यहां पर इवेंट होता है, कोई ऐसी कॉन्सिक्वेंस निकल कर आते हैं, तो कंट्री को नोटिफाई करना पड़ेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। उसी के साथ में यहां पर जो रिगार्डिंग यहां पर एक तरीके से वेरिफिकेशन भी होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन का, जिससे कोविड-19 देखने को मिला। तो चाइना को तुरंत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाना चाहिए था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर वेरीफाई करना चाहिए था कि क्या चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। और डब्ल्यूएचओ के पास में पर लेकिन देखा जाए लिमिटेड पावर है। कई बार जो मेंबर रहते हैं वो यहां पर एक तरीके से चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उस टाइम पर क्या करें? तो आप लोगों को जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके हाथ में पावर देनी चाहिए कि किस तरीके से वो सिचुएशन को यहां पर लेकर चले और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए यहां पर जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसको, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यूएसए के साइंटिस्ट जो हैं की रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो इसी तरीके से अगर वो वहां पर नहीं जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह कि वहां के अंदर भी अगर कोई यहां पर चेक करना है जाकर, तो यूएसए के साइंटिस्ट फिर वहां पर भी नहीं जा पाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। ठीक है, इसी के साथ में हेल्थ इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो कंट्री को भी नुकसान है और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान है। तो दोनों तरीके से चीजें जो है वो पोलम में आती हुई नजर आएगी। तो फायदा किसी का भी नहीं है, दोनों तरफ से लॉस है। तो फिर ऐसे लॉस में क्यों जाना? तो ये भी यहां पर बातें बोली जा रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में डेटा था जो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार बन जाता है। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो वीजा पॉलिसीज है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये देखिए एक तरीके से मोर हार्म करेगा गुड टू द इकोनॉमी इन लॉन्ग टर्म, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर यूएसए में जो वीजा को लेकर जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सारे जो वीजा हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है और इसी के साथ में और भी कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था जून के महीने में आर्टिकल जब डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो H1B वीजा के बारे में बात की थी। H1B वीजा किसके लिए जाता है? ये स्किल्ड वर्कर के लिए जाता है, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर है यहाँ पर। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर इंडियन कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी वीजा के थ्रू जाते हैं। H2B वीजा क्या रहता है? सीजनल वर्कर के लिए जाता है। ऐसे नहीं होता है सीजन में कोई काम चल रहा है कि हाँ चलते हैं चलो यूएसए में पैसा कमा के लेकर आते हैं। ठीक है, तो तब ये सीजनल वर्कर के लिए जाता है। नेक्स्ट L1 वीजा जो है यहाँ पर ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी कंट्री में गूगल जैसे काम कर रही है, यूट्यूब काम कर रही है, अब यहाँ पर इसका भी ऑफिस है हमारी कंट्री के अंदर, ऑफिस यहाँ पर इसका यूएसए के अंदर भी है। अगर अपनी कंट्री के एम्प्लॉय को यहाँ पर इंडिया से यूएसए में भेजना चाहते हैं यहाँ पर किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी और पर्पज के लिए, तो वो इसको भेज सकते हैं। तो L1 वीजा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये इंट्रा कंपनी यानी कि कंपनी के अंदर ही यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। J1 वीजा जो है यहाँ पर ये है यहाँ पर स्टूडेंट ऑन वर्क स्टडी, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट को वर्क और स्टडी दोनों के लिए यहाँ पर जाता है तो J1B वीजा चाहिए। H4 वीजा के यहाँ पर ये है डिपेंडेंट ऑन H1B वीजा, यानी कि जो यहाँ पर स्किल्ड जो वर्क फोर्स है यूएसए के अंदर जा रही है, उसकी हस्बैंड वाइफ जो उसकी अगर लड़की जा रही है तो हस्बैंड हो गया, अगर लड़का जा रहा है तो उसकी वाइफ होगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए वीजा यहां पर दिया जाता है, जिसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है काफी गुस्सा भी कई बार रहते हैं। तो ये वीजा है यहां पर जिनके ऊपर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसी यहां पर लाई गई कोविड-19 के चलते। बोला गया हमारी कंट्री में एक तो वायरस फैल रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पर जो काफी कुछ चीजें कम हो रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बाहर के स्टूडेंट को भी परमिट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल जो यहाँ पर जो वीजा के चलते स्टूडेंट के द्वारा जो इनरोल किया जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर में, तो उसको भी रोकने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनके द्वारा बोला जाता है कि हमारी जॉब छीन रहे हैं, तो ये भी इनके द्वारा कई बार बातें ऐसी बोली जाती हैं। बाकी और भी कई सारे वीजा आप लोग देखते हैं, L1B वीजा हो गया, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, H1B वीजा हो गया, स्पेशल जो पर्सन है यहाँ पर, इसी के साथ में फ्री ट्रेड के लिए H2A वीजा हो गया, टेम्परेरी एग्रीकल्चर वर्कर के लिए H2B वीजा हो गया, यहाँ पर टेम्परेरी नॉन एग्रीकल्चर वर्कर के लिए H3 वीजा हो गया, ट्रेनी और स्पेशल एजुकेशन विजिटर अगर कोई जाता है, इंडिविजुअल जो O हो गया उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ में अगर कोई जाता है यहाँ पर P1 वीजा हो गया, इंडिविजुअल और टीम एथलीट यानी कि गेम के जो प्लेयर हैं उनके लिए, P2 वीजा हो गया, आर्टिस्ट और इंटरटेनर जो भी हैं, P3 हो गया आर्टिस्ट और इंटरटेनिंग, ठीक है। तो इनके चलते यहाँ पर याद रखेगा ये यहाँ पर जो है आर्टिस्ट है, यहाँ पर इंटरटेनर, ठीक है, और यहाँ पर ये इंटरटेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए Q1 वीजा, पार्टिसिपेट इंटरनेशनल कल्चर जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उनमें, तो अलग अलग तरीके के कई सारे वीजा हैं जो कि यूएसए में यहां पर दिए जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, अगर मैच करने के लिए आ जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग से भी इस पीपीटी को शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, तो अलग से भी इसके पास में आप लोग रखते हैं, या फिर मोबाइल को रोककर थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, दो तीन बार इसके अंदर से आप लोग गुजरेंगे तो चीजें आप लोगों को याद रह जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो यहां पर प्रोग्राम है वो काफी बड़ा क्वेश्चन लगता है उसके ऊपर। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये की जा रही है आज की डेट में जो यहां पर फॉरेन वर्कर जो काम कर रहे हैं यूएसए के अंदर में, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले स्टूडेंट रहते हैं फिर यहां पर काम करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से यहां पर ये बोला जा रहा है कि हमारी जॉब छीन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। चलिए आप लोगों ने मान लिया यहां पर ये जॉब छीन रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि ये जॉब छीन रहे हैं, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग जिस तरीके की स्किल्ड लेबर फोर्स यहां से आ रही है वो स्किल्ड लेबर फोर्स आप लोग अपनी कंट्री में भी तैयार कर चुके हैं या फिर उनको प्रोवाइड करा पाएंगे? कंपनी उनको क्यों बाहर
के लोगों को यहां पर लेकर आ रही है, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। अगर उनकी कंट्री में इतना अप टू द मार्क स्किल्ड लेबर फोर्स होता तो वो बाहर से लोगों को क्यों लेकर आती। तो ये भी बात है। दूसरी बात यहां पर क्या है, चीप लेबर उनको मिल जाती है। वही काम करने के यूएसए में कोई ज्यादा पैसे लेता है तो बाहर के लोग कम पैसा लेते हैं, जैसे इंडिया के हो गए, चाइना के हो गए। तो इसके चलते ये भी काफी फायदा उनको देखने को मिलते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर यहां पर काफी बड़ा फायदा जो कंपनी है वो यहां पर कमा रही है, इंडियन, चाइनीज या फिर फॉरेन वर्कर को अपने यहां रखा। तो अगर यहां पर ये ऐसे निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यूएसए को ही काफी बड़ा नुकसान यहां पर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट जो है यहां पर यूएसए को ये इनके द्वारा पे किया जाता है। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्लानिंग के बारे में, तो यूएसए में हायर एंड प्रोफेशनल जो एजुकेशन जो यहां पर आज की डेट में आप लोग देखेंगे, तो इसके चलते कंडीशन ये निकल कर आएगी कि जो भी यहां पर वो एक तरीके से क्या कैपेबल हैं कि इस तरह की जॉब को वो अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करा सके। पहले उसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस तरीके से वहां पर लोग जो इस चीज में इंटरेस्ट न हो तो वो चीजें देखने को मिलेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सारी हरकतें कर रहे हैं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो ये देखिए बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालने वाला है। ये बस इलेक्शन जीतने के लिए यहां पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में ये यूएसए को पीछे ढकेल रहे हैं। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं सारी बातें, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में यूएसए जो है वो पीछे जा रहा है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, पर लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं पहले ही यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। संडे वाला डिस्कशन आप लोगों को याद होगा, बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस किया था कि 59 चाइनीज जो ऐप है हमारी कंट्री में वो रिसेंटली अभी यहां पर बंद कर दिए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर जो डिस्कशन है वो चलेगा नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट, यानी कि एक साइड में जो डिजिटल राइट है हमारे, एक साइड में नेशनल सिक्योरिटी है। तो कौन सही है, यहां पर आपका क्या व्यू है, इसको लेकर आप लोगों को यह बताना है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पर वो भी बताऊंगा जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो बेसिक फंडा यहां पर यही है कि इज इंटरनेट फ्रीडम बीइंग सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है उसको नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि इंटरनेट फ्रीडम को क्या यहां पर सैक्रिफाइस यानी कि दांव पर रखा जा रहा है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमारी कंट्री 59 जो चाइनीज ऐप जो यहां पर अभी बैन किए गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहां पर ये देखने को मिला कि इनको बैन करने की जो टाइमिंग है वो काफी गलत बताई जा रही है लोगों के द्वारा। ये बहुत पहले बैन होने थे, अब यहां पर एलएसी पर जब दोनों कंट्री आमने सामने खड़ी हुई है अब इनको बैन किया गया है। तो सब ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से ये रियलिटी में बैन करने वाली कोई बात नहीं थी, बस इंडिया ने बदला लेने के लिए यहां पर इनको बैन किया है। अगर पहले बैन करते तो यहां पर ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिलती। तो पहला तो मुद्दा ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी देखने को मिल रहा है। आज की डेट में चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ह्यूज है। अगर हम लोग बात करें जो अपनी दवाई जो कि सबसे एसेंशियल चीज है आज के डेट में, वो बनाने के लिए भी जो बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो वो भी हम लोग चाइना से लेकर आते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है काफी लार्ज स्केल पर चाइना से कंपोनेंट आते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो पर्टिकुलर डिवाइसेस हम लोग लेकर आते हैं, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो चाइना हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसने जरा सा भी इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कोई स्टेप उठाना चाहा तो हम लोगों को पहले क्या करना था, पहले अपनी कमर कसनी थी। पहले अपने आप को इतना सिक्योर कर लो कि सामने वाला अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करे तो हमारे ऊपर कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, पर लेकिन हम लोगों ने वो भी नहीं किया। तो इसीलिए यहां पर ये सोचने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करते हैं, बात की जा रही है कि 59 अगर हमारी कंट्री में चाइनीज ऐप है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह निकल के आता है कि किसके हक के यहां पर हनन हो रहा है, यानी कि कौन यहां पर प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप लोग ये मानिए कि इंटरनेट फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो हम लोग अगर इन दोनों को आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो जो चाइनीज कंपनी है यहां पर एक तरीके से उनके राइट का आप लोग बोल सकते हैं हनन हो रहा है, क्योंकि उनके ऐप को बंद कर दिया है। पर लेकिन अगर इंडियन इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो उनके पास में तो ऑप्शन और भी अवेलेबल है। ये थोड़ा ना कि टिकटॉक ही एक ऐप था, और भी दुनिया भर के ऐप हैं, तो उन पर वो आकर काम कर सकते हैं। तो यहां पर एक राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको देखेगा, क्योंकि देखिए अगर हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी, अगर हमारी कंट्री सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो फिर किस तरीके से हम लोग चीजों को यूज कर पाएंगे। कल को चलकर चाइना अटैक कर रहा है जैसे 1962 में किया था, तो हम लोग कैसे चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी है तो हम लोग यहां पर हैं, वरना हम लोग भी यहां पर नहीं रह पाएंगे। हमारी कंट्री में सेक्शन 69 है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं, तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है यहां पर एक तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करती है। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में पहले भी इसका यूज किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पहली बार ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट तभी ऐसे स्टेप उठाती है जब उसको लगता है जेन्युइन रिस्क यहां पर देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी के लिए। तो ये नेसेसरी है कि इस तरीके के ऐप को ब्लॉक किया जाए। पर लेकिन ये भी बात है सोचने वाली कि अकेले ऐप तो यहां पर है नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्री के ऐसे ऐप हो सकते हैं जो कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। तो आखिर उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मार्क तो ये लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये, ऐसे टाइम पर हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं तो इससे हमारी कंट्री को पहले अपने
अपने राइट के बारे में, अपने हक के बारे में बात करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। डिजिटल राइट के बारे में अगर आप लोग बात करें तो एक तरीके से ये भी देखिए आप लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री में अगर आज के दिन में हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देकर चलें, यानी कि लोकल हम लोग कोई ऐसा ऐप वगैरह लेकर आए ताकि बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए, तो वो भी काम हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पॉइंट से तो हम माने जाते हैं ना, तो हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो भी चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, पर लेकिन सबसे पहले हम लोगों को कमर कसनी पड़ेगी। चाइनीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, चाइनीज कंपनी के बारे में, तो वो वर्ल्ड, तो यहां पर कहां से जा सकती है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बात कर सकती है कि इंडिया के अंदर ये ऐप हमारे इस तरीके से बैन कर दिए गए हैं। तो वो भी एक क्वेश्चन यहां पर लगेगा। हमारी कंट्री के लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यहां पर वो बोले कि हाँ इस तरीके से हनन किया जा रहा है हमारे राइट का, तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर देखना पड़ेगा क्या रियलिटी में बैन करना ही ऑप्शन था या फिर कोई ऑल्टरनेटिव भी खोजा जा सकता था। तो इस तरीके से कई सारे और इश्यू यहां पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल इसके बारे में डिस्कशन। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ये नहीं है कि जो आर्टिकल में आज डिस्कस कर रहा हूं उसी से क्वेश्चन का आंसर देना है। पास्ट में भी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो सारी चीजें कंबाइन कर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी यहां पर, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से पूछा गया था। गंगा जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है हमारी कंट्री में, साउथ एशिया के अंदर में, जो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से होकर गुजरती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि गंगा जो है वो पास थ्रू होती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करके सही आंसर दीजिए, उसके बाद में आंसर आप लोगों को देखना है। ठीक है, मुझे भी पता चले कि कितना आप लोग चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, आइए आंसर देख लेते हैं। जो आंसर है यहां पर, सॉरी सी नहीं डी आंसर है यहां पर इसका, ठीक है ना। तो डी आंसर यहां पर सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर इंडिया और जो बांग्लादेश है वो है, यहां पर नेपाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये है कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्य से होकर यहां पर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। लगभग अगर बात करें जो लेंथ है इसकी 2704 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर यहां पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, तो यहां पर फिर ये यहां पर प्लेन में पहुंचती है और फिर जाकर बांग्लादेश में जाकर आप लोगों को ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई नजर आती है। गंगा रिवर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये आप लोगों को गंगा रिवर यहां पर देखने को मिल रही है, तो ये गंगा रिवर है। ठीक है, इस तरीके से होती है यहां पर ये जाकर, फिर यहां से होती है यहां पर ये यहां पर देखिए जो माउथ ऑफ गंगाज आप लोग यहां पर देखते हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। यहां पर इसको गंगा बोलते हैं हमारी कंट्री के अंदर। जैसे यहां पर ये एंट्री करती है आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्मा देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र आकर जहां पर मिलती है, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, दोनों आकर जब आगे चलती हैं उसको यहां पर मेघना बोलने लगते हैं। तो ये नाम भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। ओके, इसी के साथ में देखिए यहां पर जो ब्रह्मपुत्र के नाम है अलग अलग, वो भी आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है और यहां पर क्या क्या इसके नाम चेंज होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने को मिले। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो चीजों को कोशिश कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए, जितना ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोग कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप में जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं स्टडी से रिलेटेड जहां पर इंफॉर्मेशन है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, किसी और को भी फायदा पहुंचा सकता है, तो भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। बाकी यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम का सारी एक जगह पीडीएफ इकट्ठे मिल जाती हैं। इसके अलावा मेरे साथ में आप लोग ट्विटर पर भी कनेक्ट रह सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर पिक्स और कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें और शेयर की जाती हैं। इनके भी लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। ट्विटर पर हमारा परिवार 5000 का होने वाला है और इंस्टाग्राम पर हमारा परिवार यहां पर 30000 का होने वाला है। ठीक है, तो ये भी काफी बड़ी बात है। यहां 5000 होगा, यहां 30000 होगा और टोटल जो यूट्यूब पर हमारा परिवार हो जाएगा वो हो जाएगा 7 लाख। ठीक है, तो SLV यहां पर 1 मिलियन हम लोगों को लेकर चलना है, तो ये कैंपेन हम लोगों को चलाना है SLV #1 मिलियन। तो ये सपोर्ट करना है पूरा परिवार, जल्दी से जल्दी हम लोग को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का अपना परिवार बनाना है। फिर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगी। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।